हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने अपने टेस्ट सीरीज की कॉपी ले ली होगी और अभी तो टेस्ट लगने भी स्टार्ट हो गए होंगे। और जिन्होंने नहीं ली है, एक कॉफी जितना प्राइस है। गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देने से पहले एक काम करो, टेस्ट सीरीज खरीद लो। और टेस्ट सीरीज लेने के बाद यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, है ना। और इसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा कि जब एग्जाम के सिचुएशंस आएंगे, जब आप एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ लगाओगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस एक साथ लगाओगे, तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है बेटा, जो कंपटीशन लेवल इसमें बहुत हाई है और आपकी एक्यूरेसी ही आपकी सक्सेस को डिफाइन करती है। तो जो व्हाट्सएप लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो फटाफट से ले लो। और उसके अलावा एक और न्यूज है आपके लिए कि हमने जो नोट्स कंपाइलेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। अकाउंट्स के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप लिंक पे जा करके आप इसकी डिटेल्स को ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे लेबर लॉ है, ऑडिटिंग है, ठीक है, और कंप्यूटर है, इन सब के नोट्स भी एक दो दिन में हमारे अभी कंपाइल हो रहे हैं, एक दो दिन में आप तक डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको चाहिए होगा तो आप जो भी इंक्वायरी है वो आप जाके व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज ज्यादा इंट्रोडक्शन दिए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि हम ऑडिटिंग हमने स्टार्ट करा था बेटा। मैंने आपको बताया था कि इट विल टेक 5 लेक्चर्स, 5 लेक्चर में हम ऑडिटिंग खत्म कर देंगे, है ना। क्योंकि ऑडिटिंग से ज्यादा नहीं, एक दो सवाल आने हैं, उससे ज्यादा तो आने भी नहीं है। तो जो छोटे छोटे से टॉपिक्स है ना, उसको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा मतलब क्या है कि 3-4 सेशन में, 5 सेशन में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो है वो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि ऑडिटिंग क्या होता है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बेटा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको साल के अंत में एक बार इंस्पेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, इन ऑर्डर टू सी कि आपने जो कहा, आपने जो बातें कही है उसमें वो सही भी है या नहीं है। यानी कि जो भी चीजें, जो वाउचर्स हैं, जो आपके जर्नल्स हैं, बाकी सब जितनी भी चीजें हैं, उससे सारी चीजों को मिलाया जाता है ताकि ये पता लग सके कि भाई आपने जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ चुके थे। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें ऑडिटिंग जरूरी होती है और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें ऑडिटिंग जरूरी नहीं होती है। ये जिन्होंने नहीं देखा है बेटा, पिछले सेशन में जाके देख लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट को कंटिन्यूटी में पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। फिर हमने इसका स्कोप पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑडिटर्स प्रोग्राम, ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन, एसए 300 एंड एसए 230, ठीक है। चलिए, आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो वील बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू टॉपिक। ओहो, ये रेड कलर कैसे हो गया भैया, रेड इज डेंजरस, नहीं। चलिए, तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ अ टॉपिक नोन एज मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एक एक करके हम ये सारे मेथड्स जो हैं वो सारे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस है बेटा। देखो क्या होता है कि जब भी ऑडिट करते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको भी रखा जाता है एज एन एविडेंस, ताकि प्रॉपरली कोई आप पे क्वेश्चन ना कर सके। मतलब जो भी चीजें लिखी है वो सही है, इसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए कुछ एविडेंस भी वहां पे रखे जाते हैं। तो उसको कैसे जुटाया जाता है, कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है, क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है बेटा, द फर्स्ट प्रोसेस इज योर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। फर्स्ट प्रोसेस इज इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी क्या कहता है, ये कहता है कि आप क्या करोगे कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको एग्जामिन करोगे। किसको भाई, तो रिकॉर्ड्स को या डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, है ना, चाहे वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसको अगर आप एग्जामिन करते हो या फिर किसी एसेट को एग्जामिन करते हो तो इसको हम बोलते हैं आपका इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एविडेंस देता है। ये करने से क्या होगा, तो ये आपको इससे एविडेंस मिलेगा। किस लिए मिलेगा एविडेंस, ताकि हम जो भी ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल हो सके। तो इससे आपको एविडेंस मिलेगा रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी
किसी भी ऑडिट रिपोर्ट की रिलायबिलिटी कितनी है उसमें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज योर इंक्वायरी पार्ट। इंक्वायरी में आप क्या करोगे कि आप वो सवाल करोगे जो भी वहां पे ऑफिशियल्स होंगे कि भाई अगर आपको लग रहा है कुछ मिसमैच है या फिर आपको कोई चीज है कि जो कि थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो आप वहां पे ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है आपका ऑब्जर्वेशन। सेकंड मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में देखते हो कि जब भी कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मेरे दिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी दिन की जो सेल है वो है 5,000 रुपए। ठीक है, अब कोई बंदा आया ऑडिटिंग के लिए मेरे यहाँ सुबह से शाम तक है और वो देख रहा है कि 40,000 की सेल हो रही है। अब भाई तो अब वो कोई पेपर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है इससे, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई बिल बुक देखने की जरूरत पड़ रही है या कुछ और देखने की जरूरत पड़ी है। वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि कस्टमर आ रहे हैं, 40,000 की सेल हो गई, लेकिन मैंने तो कहा था कि मेरी एवरेज सेल 5,000 की होती है। तो देयर इज अ ह्यूज गैप। अगर ऐसा होता कि 6,000 की हो गई तो मान सकते थे भाई इत्तेफाक है, 7,000 की हो गई, अरे 10,000 की भी हो गई तो भी मान सकते थे। लेकिन कहा गया कि अरे नहीं भैया, हमने तो कहा था हमारी 5,000 की सेल है, लेकिन जिस दिन ऑडिटर आया उस दिन पता चला कि हमारी 40,000 की सेल है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब ऑडिटर कुछ चेक करने आ रहा है तो वो अपने आसपास की चीजों को एनालाइज कर रहा है, कितना स्टॉक है, कितना लोग जो हैं वो कितने वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, कितना सेल है। ठीक है, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है वो। और देखो इतना पढ़ा लिखा इंसान है, इडियट तो है नहीं, है ना, तो उसको किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब तुम किसी के यहाँ गए हो, अब उसके यहाँ बढ़िया एकदम एसी चल रही है और अच्छा घर है, टाइल्स वेल्स पूरा लगे हुए हैं, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा घर है, और वो कह रहा है अरे भाई खाने को पैसे नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, खाने को पैसे नहीं है। तो तुम भी बेवकूफ थोड़ी हो, गधा थोड़ी है कोई कि उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई इतना सारा सब काम करा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं खाने को पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तो ये तो फिर ऐसे ही मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो बंदा है, जो ऑडिटर है, वो भी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा अपने चारों ओर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ही विल बी लुकिंग अराउंड ऑब्जर्विंग द प्रोसेस। ठीक है, लुकिंग अराउंड ऑब्जर्विंग द प्रोसेस, ये चारों तरफ देखते रहेंगे और प्रोसेस को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि जो बातें हमें बताई जा रही है वो सही है कि नहीं है। किन किन चीजों में, जैसे कि मान लेते हैं इन्वेंट्री काउंटिंग, मान लेते हैं कि इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है, कंपनी का ही इंसान कर रहा है, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको जाके करना है, नहीं नहीं, इनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो बाय कंपनीज पर्सनल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी का बंदा है वो इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि भाई अच्छा इतना इतना होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या बताता है बेटा, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है, किसके लिए भाई, तो रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे इससे पता लग रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये जो एविडेंस है ये कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है बेटा, यानी कि आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी, ये बस आपके आंखों पे सामने वाला भरोसा करना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका क्या है, ये क्या है, ये एक सिचुएशनल एविडेंस है, मतलब कि ये एविडेंस जो है बेटा वो लिमिटेड एविडेंस है। ठीक है, लिमिटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आपने जो जाके बोला बस भाई, इसका कोई आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई रसीद नहीं मिलेगी या फिर आपको कोई बुक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इस एविडेंस के लिए। ठीक है, चलिए, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है कंफर्मेशन। ठीक है, ठीक है, तो अब जैसे कि जो सारी चीजें एविडेंस मिल रही है, ठीक है, जो भी चाहे मतलब जो भी आप देख रहे हो, बिल बुक्स देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है कि ऑडिटर जो है वो क्या करता है कि वहां के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो भी लोग हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्टेन कहाँ होता है, ऑब्टेन बाय ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। एक थर्ड पार्टी से ये ऑब्टेन करने की बात की जा रही है, यानी कि तीसरे बंदे से बात करके पता करने की बात हो रही है कि भाई यहाँ पे अच्छा बताओ ये कितना होता है, कितने वर्कर काम करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे से बेसिक सवाल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इन अकॉर्डेंस होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विथ PCAOB स्टैंडर्ड्स, PCAOB स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। ठीक है, यानी कंफर्मेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन ये किसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद PCAOB स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद चौथा क्या है आपका, रिकैलकुलेशन, यानी कि जो भी आपने एजम्पशन लगाया, जो भी चीजें लगाई और अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाया, तो उसको रिकैलकुलेट करना जरूरी होता है। क्यों रिकैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि इन केस कोई एरर हो या फिर कोई आपका एक और ओपिनियन
हो जिसको आपने मेंशन नहीं किया। मान लिया आपने एक ओपिनियन बना लिया, लिख दिया उसको, उसके बाद आप विजिट कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, कंफर्मेशन कर रहे हो, एंड देन यू फाइंड आउट कि अरे ये तो कुछ नया एंगल था, ये तो हमने अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा ही नहीं। तो जो चीजें नहीं लिखी वो सारी चीजें मेंशन करके इसलिए रिकैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पांचवा क्या है? पांचवा है रीपरफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज रीपरफॉर्मेंस? ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि डेमो टाइप का नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग के कॉलेज में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारा मूट कोर्ट होता था। मूट कोर्ट मतलब होता है कि एक डमी कोर्ट होता है जहां पे हमको अपना केस प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो वो मतलब कि इसलिए होता है ताकि आपको रियल लाइफ कोर्ट एक्सपीरियंस जो है वो हो सके। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब कोर्ट की बात ही अलग होती है, नो डाउट, क्योंकि ये डिफरेंस हमको तब समझ में आया जब हम कोर्ट में देखने लगे, कोर्ट में काम करने लगे। लेकिन वो क्या होता है कि डमी कोर्ट होता है, और वो डमी कोर्ट जो है वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी रीपरफॉर्मेंस की बात हो रही है, यानी कि कोई भी प्रोसेस है, कहा गया कि भाई इतने देर में होता है। ठीक है, ये मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये 1 घंटे में कंप्लीट होता है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं भैया तो 3 घंटे का काम है, 1 घंटे में कैसे होगा? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करा सकते हैं या खुद करके देख सकते हैं ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, जो भी चीजें वहां पे लोग कर रहे हैं उसको आप चाहें तो आप खुद भी करके या वहां पे डमी जैसा कुछ करा करके भी देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू चेक वेदर की जो बातें की जा रही है वो सही की जा रही है कि नहीं की जा रही है। कुल मिला के आपको अपना, मतलब जो ऑडिटर है, आपको नहीं, जो अभी ऑडिटर है, ऑडिटर को अपना दिमाग लगाना होता है, और दिमाग लगा करके एक सही एनालिसिस करना होता है उस पर्टिकुलर फर्म, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्या है? अगला है बेटा आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ये इवैल्यूएशन है। दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड, दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया है? मेड बाय अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इसको समझा रही हूं बेटा, 1 मिनट रुकना। बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, अब देखो ऑडिटिंग जो होती है वो होती है हमेशा किसकी? फाइनेंशियल डेटा की, है ना, यानी कि जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें हैं उसकी ऑडिटिंग होती है, यही सुना है हमने आज तक। तो अब बात यहाँ पे ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको एक लॉजिकल इन्फरेंस निकालने के लिए दोनों बातों पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस, अगर हम देख रहे हैं बहुत लग्जरी ऑफिसेज हैं, ये है, तो कुछ चीजें ऐसी है जो फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, लेकिन वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं आपको इवेल्युएट करने में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो जो आखिरी प्रोसेस है या आखिरी स्टेप है वो ये है कि एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, यानी कि आपको जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो निकालना है, लेकिन सारी चीजों को एनालाइज करके, बी इट फाइनेंशियल बी इट नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, जैसे कि सामने वाले ने कहा कि भाई जो एम्प्लॉय है उसने कहा कि भाई उसने जो है कि पूरा बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखा है। ठीक है, ऑन पेपर तो बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई सामने वाले ने करा है, पर पता चल रहा है कि उसको तो अकाउंटिंग का कुछ नहीं आता है। तो फिर कहीं ना कहीं एक मोड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये क्या है? एक सिचुएशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई अगर इसने सारा प्रिपेयर किया है तो इसको तो आना तो चाहिए, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह के, मतलब कोई भी चीज ऐसी जो फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा जो कि फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? ये अफेक्ट डाल रहा है आपके फाइनेंशियल डेटा पे, उन चीजों पे ध्यान देने को ही कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कुछ भी प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है बेटा प्लीज प्लीज पूछ लो। ठीक है, ऐसा सोचने वाली कोई सी बात नहीं है कि अरे मैम ऐसे नहीं, ऐसे होगा, मतलब कैसे हम पूछें। फीडबैक सेक्शन खुला है, रिप्लाई मैं देती हूँ। अभी एक दिन मैं बिजी थी बेटा क्योंकि मैं बाहर थी। ठीक है, आई वॉज ट्रैवलिंग दैट टाइम। एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि पर्सनली जो मेंटोरशिप ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट भी किया कि मैम ये चीजें हमें चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट बेटा उन बच्चों को कि जिन्होंने उस समय कनेक्ट किया था वापस से कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के टेक्स्ट होते हैं बेटा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपका मैसेज मैं दोबारा ढूंढ पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कुछ चाहिए ना, मतलब कुछ भी ऐसा मेंटोरशिप चाहिए भी, और अगर मैंने कहा कि बेटा रिमाइंड मी टिल इवनिंग, जैसे कुछ बच्चों को मैंने बोला है कि रिमाइंड मी इन द इवनिंग और रिमाइंड मी इन द मॉर्निंग, तो प्लीज मुझे रिमाइंड कर दिया करो। ठीक है, ये मत सोचा करो कि बार बार हम करेंगे तो मैडम ऐसे इरिटेट हो जाएंगी। नहीं, आई विल गिव यू अ
एक रीजन मैं आपको दे दूंगी, आप भी उस चीज को समझिएगा, लेकिन मुझे रिमाइंड कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेंटोरशिप नहीं लिया है बेटा, तो आपको टेस्ट सीरीज तो मिल रहा है, साथ में मेंटोरशिप मिल रहा है, और मुझे लगता है कि 250 में इससे ज्यादा, मतलब कहते हैं कि एकदम स्टील डील जिसको कहते हैं, बिग सेवर, बिग बिलियन डेज, ठीक है। तो ये सारा कुछ इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जिन बच्चों ने अपना टेस्ट सीरीज नहीं लिया है बेटा, डू टेक इट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी ले सकते हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रामबाण होने वाला है, ठीक है। ट्रस्ट मी विद दिस। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। वी हैव स्टडीड अबाउट द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ठीक है। इन पांचों में कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिएगा। चलिए, देखो बेटा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, इससे 2 या 3 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, और वो भी बहुत बेसिक होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, जितना फैक्ट्स है उतने में काफी है, ठीक है। और मैं फिर कहती हूँ बच्चों को कि पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनो बेटा, आप एग्जाम क्वालिफायर बनो, है ना। पीडीएफ कलेक्टर बनने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा ऑडिट नोटबुक, ठीक है। अब इतना सारा जो कार्यक्रम हमारे ऑडिटर भाई साहब ने किया है, तो उसका कुछ तो फल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब इतना सारा ये फलना मेथड कर रहे हैं, ढिकना मेथड कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपना खुद का दिमाग लगा रहे हैं, अकाउंट्स बुक चेक कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ करने के बाद क्या फायदा, इसका क्या है, क्या करेंगे इसके बाद? तो इसके बाद ये बनाएंगे बेटा ऑडिट नोटबुक, ठीक है। यानी कि एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें कि सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन, सारा एनालिसिस जो है वो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो इसको हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं, या फिर ऑडिटिंग वर्किंग पेपर नोटबुक भी कहते हैं। तो आई विल राइट इट, अगर दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो ऑडिटिंग वर्किंग पेपर नोटबुक इज सेम एज ऑडिट नोटबुक, ठीक है। तो ऑडिटिंग वर्किंग पेपर नोटबुक, इज इट क्लियर? चलिए, ऑडिटिंग वर्किंग पेपर नोटबुक क्या है बेटा? तो ये एक फिजिकल, ठीक है, क्योंकि आजकल डिजिटल भी हो चुका है बहुत कुछ, है ना। आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे मिल रहा है? डिजिटल मिल रहा है। तो बोथ आर इक्वली, मतलब उतना ही एडमिसिबल है, ठीक है। दोनों में कुछ कम ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है बेटा? तो ये एक फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है। यूज्ड बाय ऑडिटर, इसको कौन यूज करता है? तो ऑडिटर यूज करते हैं टू ऑडिट देयर वर्किंग, टू डॉक्यूमेंट, सॉरी एक सेकेंड, टू डॉक्यूमेंट, है ना, टू डॉक्यूमेंट देयर वर्किंग ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसेस, ठीक है। तो ऑडिट के टाइम पे अपने जितना भी उन्होंने काम किया है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, है ना। क्योंकि देखो, इंसान है ना, मतलब इंसान तो इंसान ही है, जाहिर सी बात है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब ऑडिटिंग होता है ना बेटा, तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं हु आर ऑडिटर्स, बी इट इंडिविजुअल, बी इट अ कंपनी ऑडिटर, तो वो क्या होते हैं कि बहुत बिजी होते हैं। दे कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। कि आपकी कंपनी में ऑडिट करने आप 5 दिन बाद उनसे पूछा जाएगा कि भैया क्या हुआ था इनके ऑडिटिंग में, तो या फिर रिपोर्ट आप बाद में बनाने वाले हो, ठीक है, मतलब होता है ना, कंपाइल करके आप बनाते हो। जैसे कि मैंने ही आपको पढ़ा दिया है, अकाउंट्स पढ़ा दिया है, पर कंपाइलेशन बचा हुआ था, अब जाके कंपाइल हुआ, तब जाके बच्चे नोट्स ले रहे हैं अपने, है ना। तो इस तरह से क्या है कि ऐसे ऑडिटिंग वगैरह, अगर कोई कोई बंदा है ऑडिटिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है कि जो भी चीजें उसको दिखती जाती है, जो भी पैरामीटर्स पे वो ऑडिटिंग करने वाला है, वो सारी चीजों को वो क्या करते रहता है, लिखता जाता है और डॉक्यूमेंट करता जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसी को हम बोलते हैं ऑडिट नोटबुक। इसके कुछ की फीचर्स हैं, तो लेट मी डिस्कस विथ यू सम ऑफ द की फीचर्स, ठीक है। तो हम इसके की फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला है इसका की फीचर, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रॉपरली क्या है कि सारी चीजें लिखी जाती है, ताकि ऐसे घिजड़ बिजड़ ना हो। मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, नोट्स बेटा खुद से बनाओ, और नोट्स खुद से बनाओ और प्रॉपरली बनाओ, मतलब कि ये नहीं कि ऐसा खिचड़ी बना रहे हो, ठीक है। प्रॉपरली नोट्स बनाने के लिए बोलती हूँ। तो यही कह रही हूं मैं कि ये जो नोट आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, विथ क्लियर हेडिंग्स एंड सेक्शंस, है ना। क्योंकि देखो, आप तो एक ऑडिट रिपोर्ट बना के चले जाओगे, लेकिन सामने वाले का बहुत घाटा नुकसान हो सकता है अगर ऑडिट रिपोर्ट गलत बनी हुई है। तो इसीलिए ये जो आपका ऑडिट नोटबुक है, ये होना चाहिए प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, विथ प्रॉपर हेडिंग्स एंड प्रॉपर सेक्शंस, ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए? डिटेल्ड नोट्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डिटेल्ड नोट मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी नेचर है, ठीक है, किस तरह की ऑडिट हुई थी, क्या एक्सटेंट था ऑडिट का, कितने कितने फाइल्स में तक, किस किस डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ है, ठीक है, और इसकी क्या टाइमिंग थी, कब से कब तक की ऑडिट हुई थी, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी रहे, ये बात का ध्यान रखना है। इसीलिए जो एक अच्छा ऑडिट नोटबुक वही होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, डिटेल्ड हो, ठीक है। इसके बाद और क्या है? इसके बाद इसमें है बेटा क्रॉस रेफरेंसिंग,
ठीक है, यानी कि जो आपने लिखा है वो प्रॉपरली एविडेंस सपोर्टेड और प्रॉपरली क्रॉस चेक करने के बाद हो। ठीक है, जैसे हम ही लोग अगर केस फाइल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अब उसमें केस में लिखा होता है, सारी चीजें लिखी होती है कि भाई ये फलना फलना घटना इतने इतने तारीख को ही और इतने इतने बजे हुई और ये धाराएं लगी हुई है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी फाइल में लिखा लिखा हुआ आता है। स्टिल हमको जब इसका मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं। हम क्या करेंगे, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे कि अच्छा ये डेट सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कहीं 21 का 12 तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये एक अच्छे ऑडिटर की भी निशानी है कि वो क्या करते हैं कि जितने भी वर्किंग पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, तो जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद इनवॉइसेस हैं, तो इन सब से क्रॉस चेक करने के बाद ही कोई एक नतीजे पे पहुंचा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टाइमलीनेस इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये थोड़ी ना है कि आपने मतलब कि ऑडिटिंग किया, उसके बाद आपका नोटबुक जो है वो प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं हो रहा है, पूरा जो फाइनल रेफरेंस है वो बहुत दिन बाद आ रहा है, उसके बाद जो आपने ऑडिटिंग की तो पता चला कि 4 दिन चला ऑडिटिंग, 5 दिन चला ऑडिटिंग, तो पहले दिन करा था लेकिन आपने लिख दिया कि हमने आखिरी दिन करा। तो टाइमलीनेस भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीजें आपने जिस समय पे ऑब्जर्व करी है, ठीक है, उस समय पे आपको वो चीजें लिखनी होती है, तभी वो लॉजिकल होती है। अदरवाइज क्या है कि वो इलॉजिकल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप पता चला कि यही सारी तैयारी आप कब कर रहे हो, एग्जाम के बाद कर रहे हो, तो अभी एग्जाम तो 2 साल बाद आना है, तो फिर अभी से काहे के लिए कर रहे हो, है ना। ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये जो लॉजिक वाला पार्ट होता है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एक और फैक्टर क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नोटबुक। अब ये क्या है बेटा, ये जो डेटा है मतलब ऑडिटर के लिए तो इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कंपनी का ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि नहीं है। मतलब कोई भी डेटा, उनका ऑडिट रिपोर्ट, उनके फाइनेंसेस जो है वो किसी भी कंपनी के लिए एक क्या होते हैं कि मतलब कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अब हो सकता है कि वो डेटा हमको लगे अरे क्या है भाई, नंबर ही तो है, लेकिन उनके राइवल है, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक ऑडिटर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखे, इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी रखना भी एक अच्छे ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऑडिट नोटबुक क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या है, ये समझ में आ गया। देखो बेटा, यही सारे टर्मिनोलॉजी से आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है इसका, क्योंकि 2-3 सवाल आने हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, बस कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी पढ़ो और खत्म करो। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस इतना ही मेहनत करना है आपको। चलिए, अगला आता है हमारा जो अगला टॉपिक है, दैट इज योर वाउचिंग। अगला है आपका वाउचिंग। ठीक है, तो दो चीजें होती है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि वाउचिंग क्या होता है और वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी प्लीज पूछ लेना, फीडबैक सेक्शन खुला है, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वाउचिंग क्या होता है बेटा, तो कहा जा रहा है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्री बनाई जाती है वो कुछ ना कुछ एविडेंस को देखकर बनाई जाती है ना। कुछ वाउचर्स होते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि वाउचर्स रखने पड़ते हैं कंपनी में, वो फ्री वाला वाउचर नहीं बेटा, जो कंपनी के वाउचर्स होते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं, उनको मालूम है। तो वाउचर्स, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब बिल बुक्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है कि अकाउंटिंग जब भी एंट्रीज बनाई जाती है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहते हैं, उनके बेसिस पे अकाउंटिंग बनाई जाती है। जैसे जर्नल में हमें कुछ एंटर कर रहे हैं तो कुछ तो ट्रांजैक्शन हुए होंगे, बैंक ट्रांजैक्शन होगा, उसी बेसिस पे हम उसको एंट्री कर रहे हैं ना। तो इसी एविडेंस के इंस्पेक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वाउचिंग। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं बेटा, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो क्या है कि वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे किए जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे किए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसी की इंस्पेक्शन को, कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसका जो इंस्पेक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं वाउचिंग। ठीक है, वाउचिंग का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वेयर द सोर्स फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज। बात समझ में आ गई क्या है वाउचिंग। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है, इससे जो ऑडिटर भाई साहब हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जज करते हैं, यानी कि देखते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं बेटा, तो ऑथेंटिसिटी
एनालाइज करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज की ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया ये जो एंट्रीज की गई हैं ये सही मायनों में हुई थी या फिर कुछ तो गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ है कि नहीं है, ये चीजों को कौन करता है आइडेंटिफाई, तो ये ऑडिटर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है किसका भाई, तो मतलब ये बेसिकली एक स्टेप है किसका भाई, तो आपके कलेक्शन और इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस का, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस का ये क्या है, एक मेथड है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बेटा तो बिल्कुल बिल्कुल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगेन अगेन मैं कहती हूँ कि ये एक वर्चुअल क्लास है। ठीक है, तो वर्चुअल क्लास में कहीं ना कहीं हमारा आपका कनेक्टिविटी होना जरूरी है, और इसीलिए जो कॉन्टैक्ट है वो आपको दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि आप आसानी से हमसे कनेक्ट हो सके, आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके। वैसे तो नॉर्मल क्वेरी हो फीडबैक सेक्शन में पूछ लो, और अगर आपको नोट्स टेस्ट सीरीज उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये भी यहाँ पे देखा जाता है बेटा वाउचिंग में, देखो वाउचर तो बना दिए गए, लेकिन आप वाउचर को, जैसे कि आपने कोई वाउचर बनाया, ठीक है, आपको कोई नीड है पैसे की, मतलब कंपनी के लिए, पर्सनल के लिए नहीं, तो कंपनी के लिए पैसे की नीड है, आपने वाउचर बनाया। ठीक है, अब ये वाउचर जो है वो प्रॉपरली हर स्टेजेस से पास होता है और प्रॉपरली चेक किया जाता है इंटरनल चेक सिस्टम में। ठीक है, अब अगर मान लिया कि कभी एक आध भी घपलेबाज इंसान हो जाता है ना, अगर किसी कंपनी में मान लिया एक आध भी घपलेबाज इंसान है, तो उसको कहीं ना कहीं बाईपास करने की कोशिश करता है, यानी कि पूरा काम तो प्रोसेस से होगा लेकिन बाईपास सर्जरी होगी, यानी कि बाईपास कर देंगे, वो जो पूरा मेथड है उसको बाईपास कर देंगे, मतलब कि वाउचर रहेगा भी तो उसकी ऑथेंटिसिटी हुई है कि नहीं ये क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो उस केस में ये जो वाउचिंग होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें चेक होता है वेदर वाउचर इज प्रोसेस्ड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे बात हो रही है, तो ये चीज यहाँ पे चेक की जाती है कि ये जो वाउचर है ये प्रॉपरली पूरे जो इंटरनल चेक सिस्टम है उससे गुजरा भी है कि नहीं गुजरा है। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचिंग। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है पूछ लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगला जो हमारा टॉपिक है, जो कि आज का आई होप टाइम के हिसाब से लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा वेरिफिकेशन। वाउचिंग पढ़ा दिया मैंने, वाउचिंग क्या था बेटा, कि जब हम किसको चेक करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज के एविडेंस को चेक करते हैं तो उसको वाउचिंग कहते हैं। ठीक है, और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, मतलब चेक करेंगे, एविडेंस से ही चेक करेंगे, लेकिन अब एंट्रीज को नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। यानी कि क्या है ये, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग the accuracy and completeness of financial statements। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को जब चेक किया जाएगा वाया एविडेंसेस, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं बेटा, है ना, ऐसे एक स्टेप में तो हो नहीं जाएगा। देखो एंट्रीज जो है वो बहुत सारी होती हैं, तो आप उसको ऊपर ऊपर से चेक कर रहे हो, लेकिन ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही बनेगा, तो इसको क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ऑब्टेनिंग एविडेंस, सबसे पहले क्या किया जाएगा, एविडेंस ऑब्टेन किया जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, एविडेंस ऑब्टेन करना। अब ये क्या हो सकता है, आपके बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं, आपके इनवॉइसेस हो सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, तो इसको पहले हमने किया। उसके बाद फिर हमने इस एविडेंस को इवैल्यूएट किया, यानी कि वी आर इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। हम क्या कर रहे हैं, एविडेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, चलिए अब अगला क्या है बेटा, तो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई हमने जो एविडेंस लिया है वो सही भी है, ऑथेंटिक भी है, कि हमने कोई ऐरा गैरा एविडेंस पकड़ लिया, पता चला एक पर्ची में लिखा हुआ था कोई एग्रीमेंट का टर्म एंड कंडीशन, अब वो तो प्रॉपरली ना साइंड है ना कुछ है, तो भाई उसको कैसे आप एविडेंस मान लीजिएगा। रफ नोट बना रही थी मैं, तो उसकी इवैल्यूएट करेंगे कि वो सफिशिएंट, रिलायबल, रेलिवेंट है कि नहीं, है ना, किस चीज पे करेंगे, मतलब ये एरो नहीं है बेटा, मतलब ठीक है बता रही हूं मैं बस कि क्या चेक करेंगे, वेदर इट इज सफिशिएंट, रिलायबल, रेलिवेंट, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देन वी विल बी डूइंग टेस्टिंग बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस, टेस्टिंग बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल से गुजरा था कि नहीं गुजरा था, यानी कि अंदर कोई घपलेबाज तो नहीं बैठा है। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा चेक एंड मेजर्स हैं, देख पा रहे हो कि ये प्रोसेस में कितना ज्यादा चेक्स एंड मेजर्स हैं कि घपलेबाजी का या गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ना। मतलब कि जो फाइनेंस, देखो पहला जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई बहुत रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वेरर सब करके आया था, उसके बाद भी कितने प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एसेसिंग इंटरनल कंट्रोल्स को देखा, और मतलब कि इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई बाईपास तो नहीं कर रहा है, और उसके बाद फिर लास्ट में होता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ठीक है, जो कि आपके उसमें जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर, ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का। इज इट क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे, वील भी अब जल्दी जल्दी आ जाएगा सेशन बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग फॉर अ डे, तो एक दिन का थोड़ा सा गैप हो गया। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन वील बी स्टडिंग अबाउट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, देन वील गो फॉर ऑडिट सैम्पलिंग, there are certain kind of risk associated with audit sampling, और उसके बाद we'll be studying about the stages of audit sampling। ठीक है, तो ये एक सेशन हो जाएगा। then we'll go for company audit। ठीक है, तो ऐसा 5 सेशन आएंगे आपके, ये आई गेस दूसरा सेशन है, तो देयर विल बी 5 सेशंस। आई विल ट्राई कि 2 दिन में ये सेशंस डाल दूं। ठीक है, मीनवाइल इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे बेटा 1-2 दिन में। आई विल पोस्ट, तो पोस्ट से अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, जो भी मैं पोस्ट करूंगी ना तो उसको जरा देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैडम ने ये चीजें आ गई। जैसे अभी अकाउंट्स का आ गया है, जिनको अकाउंट्स का चाहिए प्री बुक कर, मतलब प्री बुक क्या बुक ही कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए जो व्हाट्सएप इसमें भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, हर जगह पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, हर जगह पे व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी चीजें जो है वो प्री बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और टेस्ट सीरीज अगर अभी भी नहीं लिया है बेटा, टेस्ट सीरीज प्लस मेंटोरशिप एट द रेट ऑफ 250, जस्ट 250, तो आई गेस कि आपको अब देर नहीं करना चाहिए बिकॉज एग्जाम्स आर रियली रियली नियर। और अभी भी अगर आंखें नहीं खुल रही है ना बेटा तो फिर लगता है कि अगले एग्जाम में खुलेगी। तो बुक योर टेस्ट सीरीज नाउ, फटाफट से टेस्ट सीरीज लो, फटाफट से अपने नोट्स लो, लेक्चर्स कंप्लीट करो, इट्स टाइम फॉर रिवीजन नाउ, है ना। और मेंटोरशिप तो है ही। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए।